आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, असेसमेंट क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं जो 7 डेज चलेगी। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हम जब फर्स्ट क्लास है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई माई सेल्फ अमित कुमार, और बाकी की डिटेल आपको वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, तो पूरी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी का आप उसमें ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा विकिपीडिया पे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक इस कोर्स को जो हमारे लाया गया है, असेसमेंट क्लास हमने क्यों की है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे रीजंस थे जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इसमें शुरुआत किया हुआ है। इसका हमारा ये है कि 7 डेज क्लासेस में हम 20 स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हैं, अभी आज आए नहीं हैं, बल्कि हमें ऑफलाइन हमें चाहिए था बच्चा कि ऑफलाइन बैठे इतना। तो उसमें से हम 25 स्टूडेंट्स हम उससे पिक करेंगे, उठाएंगे बच्चों को। उन बच्चों पर हम पहले एडवांस बैच के लिए जिस पे हम फोकस होंगे कि कब उसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम उसका फिक्स रखेंगे, कब है, 26 टारगेट ईयर है या 2027 टारगेट ईयर है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक वर्क करेंगे, उसको एक गाइडेंस के रूप में रखेंगे, एक अपना गाइडेंस देंगे और उसको थोड़ा-सा मेहनत उसके साथ ज़्यादा, और हमारी टीम उस पे लगेगी, जिससे वो अपने टारगेट को अगर 2026 कर रहा है, 2027 कर रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले। एक ये है। सेकंड जो होगा, अगर हमें उसमें लगता है, सेकंड जो हमारा इसमें पार्ट है वो ये है कि अगर उसमें कुछ लो लग रहे हैं बच्चे हमें, इस ड्यूरिंग क्लासेस आपके कुछ मीन्स आंसर राइटिंग टेस्ट या वैसे टेस्ट होंगे, उसमें से अगर हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा-सा कम है दूसरे से, तो उसमें हम एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों को मिक्स करके उसमें कराएँगे आपके साथ। जिससे आप और थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर आपको एडवांस में कन्वर्ट कर देंगे हम। थर्ड ये है कि फिर हम आप पर कुछ टारगेट देकर आफ्टर 3 मंथ हम उसमें आपको इंक्लूड करेंगे अपने से। ओके? तो ये हमारा काम है कि इस पे आपको अपना 100% देना है और आपको समझना है मेरी चीज़ें, ठीक है? और जो मैं पढ़ाऊँ उसको को ट्राई करना है आपको कि हर चीज़ आपको समझ आ जाए और अपने डाउट्स पूरे सारे क्लियर करें। क्योंकि यही आपका है जो आगे चल के फ्यूचर में या आगे हमारे बैचेस के साथ या पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगी, जिससे आप इसमें ठीक कर पाएँ। ओके? तो सबसे पहले इसमें एक तो नंबर 1, नंबर 2, आप यूपीएससी के बारे में सभी जानते हैं, राइट? जानते हैं कि नहीं? ओके। ये कौन सा एग्ज़ाम है? सीएससी एग्ज़ाम। इसका टाइम फिक्स होता है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस एंड नंबर 3 इंटरव्यू। ठीक है? ये सभी को मालूम है, इसके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी एग्ज़ैक्टली जानते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको इस क्लास को करते हुए आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है और अपनी स्टडी में भी ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रीलिम्स में कितने बच्चे बैठते हैं और आपका उसमें एग्जिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है कि 10 टू 12 लाख पीपल स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं। उनमें से प्रीलिम्स में सिर्फ 12,000 के आसपास सेलेक्ट होते हैं। उस 12,000 में 10 टू 12,000 में या 15,000 अगर रेशियो बढ़ता है, तो उसके हिसाब से उसमें लिया जाता है। तो उसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें सिलेक्शन होता क्यों नहीं है? प्रीलिम्स में अगर श्योर करते हैं तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए आपकी कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देनी। पहले बात तो ये, एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ़ बुक का नहीं है कि आपने बुक रटी और आप एग्ज़ाम निकाल लो। बुक रटने वाले एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी से नीचे के सारे। ये गेम है किस चीज़ का? एनालिसिस का एंड बियॉन्ड द बुक्स। आपको सोच, बुक्स ओनली आपको कॉन्सेप्ट दे सकता है। कॉन्सेप्ट भी आपको हमारे थ्रू समझ आएगा या किसी के थ्रू समझ आ सकता है। हो सकता है कि बुक तो आप बहुत पढ़ते हैं बट आप कॉन्सेप्ट अगर डेवलप नहीं कर पा रहे, तो बुक किसी काम की नहीं है वो।
तो बुक अगर पढ़ेंगे तो बुक को हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कोई भी चीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बुक बेकार है आपके लिए। नोट्स, बुक्स, क्लास, सारा बेकार है अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा। इससे हमें कई सारी चीजें मिलेंगी। नंबर वन, एनालिसिस, एनालिसिस पावर आपकी डेवलप होगी। नंबर टू, एलिमिनेशन। नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रीलिम्स, कि जो भी स्टेटमेंट उसमें आते हैं वो आपको समझ, कॉन्सेप्ट समझ आया ये। अब कॉन्सेप्ट भी कई टाइप से लोग समझते हैं, अलग अलग टाइप से, बट अगर आप अपना कॉन्सेप्ट कैसा रखते हैं, साइंटिफिक रखते हैं, अगर साइंटिफिक है आपका कॉन्सेप्ट तो सबसे बेस्ट है। साइंटिफिक होने से बेटर इसलिए बेटर हो जाता है बिकॉज आप उस चीज के रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे होते हैं, एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या है, ये क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में जब ये कंफर्म नहीं होता, जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये लाइन क्यों लिखी हुई है, स्टेटमेंट क्यों है, उस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपके पास साइंटिफिक माइंड होना बहुत जरूरी है। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन। सिचुएशन कब समझेंगे कि जो, क्योंकि आपका तो कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो, या तो फिलोसफर है आप, या फिर फिलोसफर में, फिलोसफर कब बनता है, जब उसके पास साइंटिफिक माइंड होता है। आपने कभी फिलोसफर्स को ऐसा सुना है जो साइंटिफिक माइंड ना हो? क्योंकि अगर बुद्ध फिलोसफर बने उसके पीछे भी साइंस थी, दैट्स व्हाई ही डिनाइड, नॉट डिनाइड, ना ही उन्होंने गॉड के बारे में डिस्कस किया, ना ही गॉड के बारे में कुछ बोला, ठीक है। ही नीदर डिनाइड नॉर एग्जिस्टेड, उन्होंने कहा कि ना ही डिनाई किया, ना ही कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट किया, दोनों चीजें हैं। तो उसमें क्या है, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो साइंस यूज कर रहे थे, साइंस के बाद। तो हर चीज फिलोसफर तरीके से अगर देखेंगे, फिलोसफर बनने के जैसे कि फिलोसफर कैसे सोचता है, थिंकर कैसे सोचता है, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, तब वो नए कॉन्सेप्ट पे लेके आता है। व्हाई दिस इज राइट, बिकॉज ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द साइंस आर साइंस कॉन्सेप्ट, उसके बारे में समझता है तभी उसको डील कर पाता है एक दूसरे के साथ। और दूसरा साइंटिफिक, इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ती है, थिंकिंग की क्लियरिटी, माइंड क्लियरिटी, ये सारी चीजें आपकी बढ़ती हैं। समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेंस। मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंस का क्या है कॉन्सेप्ट, मेंस का भी आप बुक से, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कॉमा तक लगा दें। आप ऐसा पढ़ते हो कि अगर कॉमा भी लगा हुआ है तो वो भी हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, कहीं ऐसा ना हो मिस्टेक हो जाए। और जो मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं और हम सोचते हैं कि ये जो बुक्स है और उसकी आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर आजकल आ रहा है, राइट। तो हम सोचते हैं मॉडल आंसर सेम टू सेम रट ले तो बेस्ट हो जाएगा मेरा। अब वो मॉडल आंसर पहले स्टूडेंट्स लिखते थे, पहले कंटेंट राइटर लिखता था। आजकल आपका इसका मॉडल आंसर और इसको समझाने वाला और इसको समझाने वाला, कॉन्सेप्ट समझाने वाला कौन आ गया है, जीपीटी। अब आपको ये बता रहा है कि ज्ञान कैसे होता है। जैसे एक था टाइम, पूछते थे, लड़की कहती थी ना मोहब्बतें में कि प्यार कैसे होता है। अब ये बताता है कि ज्ञान कैसे होता है, ये बताएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये बहुत बार कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं बताता है। जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी है उतना ही तो बताएगा, आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आएगा। इसके पास डायमेंशंस नहीं है, माइंड इतना नहीं है इसके पास कि बहुत ज़्यादा है। और आज का कंटेंट राइटर वो क्या करता है, इसको उठाता है अपने साथ चिपकाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडिट कर देता है, क्योंकि सेम तो कंटेंट बार बार भी करोगे तो सेम कंटेंट नहीं आता चैट जीपीटी से। और हमें लगता है कि बड़ा अच्छा काम करा, ये आपके मार्क्स नहीं दिलाता, बिकॉज इसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो एक ह्यूमन में एग्जैक्ट सिचुएशन को समझने की होती है, राइट। डायमेंशंस भी नहीं देख सकता। अगर मेरे डायमेंशंस की बात होगी, आपके डायमेंशंस की बात होगी, तो हम जब सोचेंगे उसके और डायमेंशंस पे, क्योंकि अगर हम एक अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, उस सिचुएशन के, उस कंडीशन को हम ही समझ सकते हैं ना, चैट जीपीटी कैसे समझ पाएगा।
तो सिचुएशन को एग्जैक्टली जो आप सोसाइटी में देख रहे हैं, अपनी फैमिली में देख रहे हैं, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। आईएएस बनना दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म के बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल स्टार्ट होता है, जिसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है, कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें हैं जो मुझे आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, आप ब्यूरोक्रेट बनने के बाद आप क्या करने वाले हो, क्या चेंज लाओगे नेशन में, सोसाइटी में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में। वो लॉन्ग टर्म गोल है, वो इसको नहीं मालूम है। इसलिए आपको यहाँ पर भी इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत नीड होती है मेंस के लिए। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तो आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद सोचना है। लिमिटेड टाइम पर, लिमिटेड रिसोर्सेस पर आपको आंसर देना है। यही आप अगर फॉर्मेट लेके चलेंगे तो मेंस में भी 20 क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। आपको नहीं भी मालूम, बट आपके अगर क्रिटिकल थिंकिंग है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, देन इसके बाद डेवलप होता है आपका कैसा, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, वो आपके राइटिंग में दिख जाता है, क्योंकि आपको समझ डेवलप हो गई। ये बहुत ज़रूरी है, ये मेंस पर्पस के लिए हमें ये समझना जरूरी है। अब इन दोनों के लिए समझना जरूरी ये है कि आपका कैसे सोचना, कैसे थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट जैसे समझना है कि आपको समस्या समझ आनी चाहिए। इसके दो रीजंस हैं। आप जैसा बनना चाहते हो, अगर वैसा ही सेम अगर फॉलो करना शुरू करो, तो आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड वैसा ही बनना शुरू हो जाता है, और उससे एक आपको फील, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक डेवलप होती है। ठीक है, आप उसको ट्राई करते हो जल्दी समझने का, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, यू वांट टू बी, आप बनना चाहते हो वैसा, तो वैसे फिर आपकी चीज़ें ठीक होती है, बेटर होती है, राइट। जैसे गुंडा बनना हो तो आप कॉलर सीधी करना शुरू करते हैं, है ना, चलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, संजय दत्त टाइप का। तो आप क्यों फॉलो करते हो? बिकॉज आप वैसा दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, और फिर आपका स्टाइल, आपका वैसा ऑरा, आप भले ही कोई पीछे अगर पटाखा भी छोड़ दे, तो भी आपकी वो हो जाना, डर जाना है, कहाँ है, कोई आ तो नहीं गया है यार, भगने की सोचो, कहाँ छिप जाए। लेकिन आपका ऑरा ऐसा रहेगा कि आप ही डॉन हो यहाँ के। सेम आईएएस में भी है, आपका एटीट्यूड वैसा हो जाना, और उससे थिंकिंग, वो कैसे, आप कभी उनको देखो जो इंटरव्यू तक जाता है और फेल हो जाता है। एक क्रॉस हो गया, एक क्वालिफाई हो गया, बट रैंक कम थी। दो स्टूडेंट्स को लो, दोनों फ्रेंड हैं, एक के मेंस में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, बट इंटरव्यू में मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाने से वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि मेंस में कम थे, इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा हो गए, और वो किसी तरीके से वो क्वालिफाई कर गया। नेक्स्ट टाइम वो रैंक बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहा है, और ये क्वालिफाई होने के दे रहा है। लेकिन जो सेलेक्टेड बंदा है, अगर वो मेंस दे रहा है, इंटरव्यू तक पहुंचता है, तो वो मार्क्स सीधा वहां से जंप करेगा और अंडर 100 में आ जाएगा। और जो क्वालिफाई करने के लिए बैठा है, जिसका फाइनल नहीं हुआ था, वो अभी हो सकता है 700 500 में ही रुका हो। रीजन क्या, कि सिलेक्ट हो गया, तो नाउ ही इज थिंकिंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट, एंड थिंकिंग प्रोसेस उसके माइंड में ब्यूरोक्रेट वाली चल गई, तो उसको समझ आ गई। एग्जैक्टली ये डिफरेंसेस है। बल्कि इंटेलिजेंट वही था पहले, क्योंकि मेंस में मार्क्स फर्स्ट टाइम भी उसके ज़्यादा थे इससे, लेकिन इस बार इसके मार्क्स इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि वो समझने लगा ब्यूरोक्रेट जैसे। समझ आ रही चीज़ें? तो ये एक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को समझने का, इस चीज़ को ट्राई करने का, कि आप कैसे इसको ठीक करेंगे। समझ आ रहा है? तो हम इस चीज़ को, एक यूपीएससी को इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक माइंड में जरूर ध्यान दो, एक सोक्रेटिस का कोटेशन है, एक्नॉलेज लैक ऑफ नॉलेज। अगर अपनी लैकिंग का पता चल जाए आपको, तो वो एक वाइजर मैन जो होता है, वाइज मैन, बुद्धिमान पर्सन, उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर अपनी जो
नॉलेज की लैकिंग है उसको अगर एक्नॉलेज कर ले, समझ आ जाए, वो पर्सन सबसे बेस्ट है। आपको भी वही करना है। समझ आ रहा है? क्योंकि और दूसरी चीज, एक और, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे पर्सनली ले लेते हैं कि टीचर मुझ पे ध्यान नहीं देता है, इस पे ज्यादा ध्यान देता है। कभी कभी होता है, मैं भी तो उतना ही खास हूँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो बाहर अफवाहें उड़ाने लगता है। अफवाहें उड़ाता है कि सर उसका पर्सनली ध्यान देते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा कनेक्शन रिलेशन है। ऐसा कुछ नहीं है रिलेशन कनेक्शन उसका। वहां पर आपको ये ध्यान देना है, सोक्रेटिस का एक दूसरा कोटेशन भी है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर इग्नोरेंस। क्यों सामने वाला इग्नोर कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें फाइंड आउट करो अपनी प्रॉब्लम्स को, और फिर उसको ठीक करो। सामने वाला इग्नोर करना बंद कर देगा। तो ये चीज भी आपको करना है। नंबर 3 कि आपको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा यूपीएससी में आते ही। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ब्लेम करना दूसरे पर नहीं करना है कि क्लासेस ठीक से नहीं चली, या मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे सही से टाइम पे नहीं दिया, कभी परेशान, या टाइम पे पैसे नहीं मिले, बहुत सारे ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे काम में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये सब फेक बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि आप अगर सक्सेस नहीं होते हो तो अपनी सक्सेस को छिपाने के लिए हम ये काम करते हैं। इसे बोलते हैं एथिक्स की लैंग्वेज में, दैट इज ईगो डिफेंसिव। सपोज कि आप उसमें क्या कर रहे हो, ईगो डिफेंसिव होता कैसा है कि जैसे सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, आपको सचिन बहुत पसंद है, लेकिन किसी ने क्रिकेट खेलते आपको देख लिया, तो उसने कहा यार आपको तो क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप क्या अपने, आपको पसंद बहुत है, सचिन बहुत पसंद, आप तुरंत अपनी बात को बदलते हो कि नहीं मुझे तो सानिया मिर्जा बहुत पसंद है। क्योंकि अब आप बैडमिंटन में दिखा रहे हो कि इसलिए मैं उसको बहुत अच्छा खेलता हूं, ये मैं पसंद ही नहीं इसलिए नहीं खेल पा रहा, क्योंकि पसंद यही था बट आपको खेलना नहीं आ रहा था। अपने आप के ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो आप, ये भी आपको नहीं करना होगा। ठीक है, दूसरा क्लेम नहीं करेंगे और ईगो सेटिस्फाई नहीं करना। और दूसरा इसमें आप ये सोच लो कि जिस दिन से आप यूपीएससी में आते हो, है ना, फर्स्ट डे आपकी उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट, क्योंकि क्लासेस में बेइज्जती बहुत होती है, क्योंकि आगे चल के भी आपको प्रेशर झेलना है ना, सीनियर का, कभी आपके ऊपर से कमिश्नर किसी का सीनियर का आपका फोन आ रहा है, आप प्रेशर में तो सुसाइड कर लोगे। वही कहेंगे डिसीजन ले लो, फिर उसी डिसीजन में आपको डांटेंगे। अपनी वाइफ से परेशान है तो भी आपको डांट देंगे, उनके सीनियर ने उनको डांटा तो आपको डांट देंगे क्योंकि अभी ट्रेनिंग में हो। आप उसमें प्रेशर आके, आप फर्स्ट जब ट्रेनिंग होते हैं 3 ईयर की आपकी, जब वो एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो आपको लगेगा सुसाइड ही कर लेता हूँ मैं। सुसाइड नहीं करना है, इसीलिए इथिक्स पढ़ाया जाता है कि आप उससे बचो। समझ आ रहा है? तो आपको वो चीज प्रेशर झेलने की आदत यहाँ भी हो, क्योंकि अगर मेरी क्लास में बैठे हो, खास करके मैं अपना बता दूं कि मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ। अभी तो मैं बच्चों को, अगर छोटे 11th 12th वालों को, तो जो हमारा आईजीसी कोर्स है उसमें तो चलो मैं बख्श देता हूँ। अदरवाइज क्वेश्चंस मेरे बहुत होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, उनसे पुराने क्वेश्चंस। और दूसरा, मैं थोड़ा सा रूडली हो सकता है या मेरी बातें आपको चुभ सकती हैं, बट आपको करना है, पढ़ना है, बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगेगा भी तो क्या करोगे, तब भी क्लास में बैठना है या क्लास छोड़ दोगे, दो में एक ही हो सकता है। बाकी मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो वही आदत है क्योंकि पढ़ चुकी है, वैसे मैंने भी झेला है। अब वो आपको मैं सोचूंगा कि वो चीजें आप भी उस चीज से गुजरो, आपको समझ आए एक्चुअली, और आपको ये समझ आएगा कि आप रेडी होके आओगे अगर थोड़ा बहुत दिल पे लेते हो। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ बातें दिल पे लेना है और पढ़ना है, बाकी दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि मैं दिमाग में ही आता हूँ, दिल में मैं आता भी नहीं हूँ, है ना। मेरा उल्टा है, सलमान खान से मेरा सीन अलग है। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि मैं दिमाग में नहीं आता दिल में आता हूँ। मैं दिमाग में ही आएगा मेरा कॉन्सेप्ट, दिल में कोई नहीं है ना, मुझे जरूरत है कि मैं आपके दिल में आऊं। ठीक है, एक अकेला आदमी, मैं किसके किसके दिल में जाऊंगा।
तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे। जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो आपको डेवलप करना है वो कॉन्सेप्ट मेरे साथ आप डेवलप करेंगे और चीज़ों को ध्यान देंगे, और हर क्वेश्चन का आपको अगर नहीं आता डाउट वो मुझसे पूछे। आज भी आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस में आपको बिल्कुल फ्रीडम है। यू हैव टू आस्क एनीथिंग ड्यूरिंग क्लासेस, आफ्टर क्लासेस, बिफोर क्लासेस, ओके। ये चीज़ें जो आपको मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ उस पे मैं बिल्कुल तरीके से आपके लिए फिक्स रहेंगे, कमिटमेंट नहीं टूटेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी हम वादे करते हैं वो पूरा करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारा ये है कि जो हमारे साथ है सिर्फ उसका विकास होगा, और मैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देता हूँ जो मेरी बातों को ध्यान देता है या समझता है या मेरे साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका विकास होगा, लेकिन अगर मेरी क्लास ध्यान देंगे तो। एक डाउट्स नोट्स बनानी है, उसको भी घर में स्टडी करेंगे तो उसको भी पढ़ के आएंगे, ओके। डाउट्स नोट्स में अपने लिखने हैं, नोट्स डाउट्स लिखने हैं, उनको लेके आना है, पूछना है जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 7 डेज के बाद आगे जो हम प्रोसेस करेंगे उसको मैं फिर उस टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि अभी सारी चीजें पता लग जाएंगी तो फिर वो मजा नहीं रह जाएगा, है ना। कि आते तो 90% तो मजे लेने के लिए आते हैं पढ़ने, बाकी क्लासेस तो ऐसे ही चल रही हैं। तो इसलिए सिलेक्शन पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। और 26 में कौन कौन देना चाहता है? कोई नहीं। 27 वाले, 27 27 27 27 27 ऑनलाइन में 27 कितने लोग हैं? 26 27, ओके। और कौन कौन है इसमें? 27 26। एक बार आप मुझे यस करके अपना बता देंगे ऑनलाइन में, ओके। सिमरन 27, भानु, ओके। तो ये सभी 27 के हैं। 26 के काफ़ी, बाकी के बच्चे नहीं है क्या इसमें कोई? ओके, सिमरन 26, मुस्कान 26, ओके। तो आप सभी लोग इसमें 26, शिवराज, गौरेश, ओके, सभी लोग 26 27 के हैं सभी। ये बेस्ट चीज़ है। चलो इसके हिसाब से आपके टारगेट हम सेट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन। लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो समझना स्टार्ट करना, ओके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जियोग्राफी से। आपने जियोग्राफी क्लास ली है इसके पहले? नहीं? लेकिन आज थोड़ा सा बड़ी और समझदार वाली होंगी जो आपके सीधा एग्जाम से कनेक्ट करेगा। मेरी क्लास में होता है कि मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कोशिश है कि नहीं आता है एग्जाम में, करंट छोड़ के। जियोग्राफी में और एथिक्स दो चीजें मैं पढ़ाता हूँ। एथिक्स आपको समझाता है क्वेश्चन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, जीवन को कैसे समझना है, वैसे यूपीएससी को कैसे समझना है। जियोग्राफी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बाकी आप अकेले मिलोगे ऑफिस में क्लास के बाद, अब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, आप मिलो तो हर सब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पूछना ये आपका काम है, बताना मेरा काम है। अगर मेरी क्लास के बाद मैंने कुछ पूछा या आपने नहीं पूछा, एक हफ्ते बाद टेस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ वो तो फिर वही बताएगा जो झेलेगा उस टाइम पर, ठीक है। हाँ, आपका भला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, दैट इज अमित कुमार। आप सोच लो ये कौन भला करने वाला है आगे। इसके उसमें मैंने बताया कि जियोग्राफी का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ द जियोग्राफी। और ये ऐसी है कि जो आपकी क्लास 6 से स्टार्ट है। एनसीईआरटी क्लास 6 का देखेंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप मैच कराएंगे, सारे प्रीलिम्स हो रहे होंगे मेरे चैप्टर से, और मेंस का भी। ये आपका काम है कि फाइंड आउट करना, एनालिसिस, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन 10 ईयर्स में आए हैं, फिर आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर नहीं सॉल्व होता तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आपके पढ़ाए हुए से सॉल्व नहीं हो रहा। अगर नहीं पूछा फिर कहा कि सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, पूछना आपको है। फंडामेंटल जियोग्राफी में सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 टॉपिक इज दैट इज लैटिट्यूड। ये सबसे बेसिक पॉइंट है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है बेसिक कुछ?
नहीं, लैटिट्यूड की डेफिनेशन किसको किसको आती है? सभी ने सुना होगा, 6th क्लास में है, एवरीबॉडी नोज अबाउट लैटिट्यूड। यस, व्हाट इज लैटिट्यूड? ये दिस इज नॉट डेफिनेशन, आई एम आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन। यस, एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? Angular distance of a place from the equator or center of Earth. ओके, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर और सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। लेकिन अब यहाँ पर आपका होता है यूपीएससी की चीजें स्टार्ट। कैसे समझना है, कैसे ये राइट है, कैसे रॉन्ग होगा, कैसे कैसे आपको कंफ्यूज करेगा, वो चीजों को देखेंगे। ये कैसे दिख रही है लघु? ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये क्या है आपका? दैट इज अ सरफेस, अर्थ सरफेस, राइट। एंड these are latitudes. It means these lines are an imaginary horizontal lines on the earth, right? सेम है, दिख रहा है ना? सरफेस पे है, अर्थ पे है, हॉरिजेंटल है, जो दिख रहा है वही आपने लिखा है। एंड दे आर, सेकेंड पॉइंट, दे आर पैरेलल, है कि नहीं? एज वेल पैरेलल भी है। ये ये दिस these lines are imaginary and imaginary horizontal lines on the earth, on the earth। ये एक सोचने की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने ऑनलाइन में किसी बच्चे ने बताया कि सर लैटिट्यूड is an angular distance of a place from the equator because it's 0 degree, 23rd degree, 23rd and a half degree, 66 and a half degree and 90 degree northern pole। ये है, इसलिए डिग्री बन गई। बट इमेजिन करो अगर उसने यूपीएससी ने कहा कि if they are parallel, so how is it possible they are making angle? Because parallel never meet each other, कभी मिलती ही नहीं है। जब मिलेंगे नहीं तो एंगल बनेगा कैसा? एंगल बनाने के लिए मिलना बहुत जरूरी है ना? तभी तो बनेगा कुछ। सिंपल सी बात है। शादी होगी तभी बच्चे होंगे, शादी के पहले बच्चे कैसे होंगे? ये तो लिव इन में होंगे, मतलब जाना तो पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो आप देख लो इसमें कैसे बिना मिले एंगल बना रहे हो, एंगल बनेगा कैसा? यहां से ये सेंटर है अर्थ का, यहां से तभी तो मिलाना पड़ेगा ना आपको। मिला तो रहे हो ना, तभी तो बन रहा है, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर के सेंटर से। तो यूपीएससी इस चीज को क्लियर करना चाहता है, हाउ यू आर थिंकिंग, कितना सोच पा रहे हो बियॉन्ड। तो आपको इसको समझने के लिए यू हैव टू गो बियॉन्ड बुक। तो सबसे पहले चीज समझनी है, लाइक दिस इज अर्थ सरफेस एंड दिस इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस पर ऐसे ही दिख रहा है हमारा कुछ, लाइक दिस, बट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे आ रहा है? अर्थ सरफेस पर ये पैरेलल हैं, बट इंटीरियर ऑफ द अर्थ दे आर नॉट पैरेलल, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर। It seems like they are coming from the center, so that's why they are making angle। Got it?
And now you can say these lines are concentric circles. Now you can say these lines are concentric circles. अब ये concentric circle बना रही है, वैसे नहीं बना रही थी. इसमें अब क्या बनेगा? अब आप वो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो. These lines, पहले first, these lines are concentric circle. And number 2 क्या लिखेंगे? Seems like they are coming from center of the earth, right? And next point, so now you can write, so latitude is an angular distance of a place from the equator or center of the earth. अब ये करेक्ट हुआ, ये कैसे ये चीजें ठीक थी. इतनी तो बुक में आपको सभी को मिलता है, लेकिन नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं इसके वो इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. वर्क कैसे करना है, ये एक ऐसी चीज है ना, लैटिट्यूड से मैं बताऊंगा कैसे पूरे जियोग्राफी को आप, पूरी जियोग्राफी, होल जियोग्राफी को आप कैसे समझ सकते हैं. एक ही जियोग्राफी में एक ये और 3 थ्योरीज अगर पढ़ ली तो पूरे जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन फैक्ट्स को छोड़ के सभी कर सकते हैं बिना बुक पढ़े हुए. अब सोचो ऐसी अगर आपको पढ़ाई हो जाए कि बुक ही ना पढ़ना पड़े, सारा यहीं से गेम हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. लेकिन पॉसिबल तभी है जब मेरी क्लास में बैठेंगे. ठीक है, तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे तब भी. मेरे साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है. हो गया ये कंप्लीट. जो भी आज तक जुड़ा है वो यूपीएससी में सिलेक्ट जरूर हुआ है. ये एक ऐसा मेरा कनेक्शन है यूपीएससी के साथ. अभी बिफोर 10 डेज बिफोर रिजल्ट, जो आप प्रीलिम्स आया ना, इसके पहले एक एक हैं टीचर थी, पढ़ा भी रही थी यूपीएससी की. उन्होंने होप छोड़ दी थी कि नहीं सिलेक्शन होगा शायद, लेकिन मेरे साथ जुड़ी, प्रीलिम्स निकल गया. सोच लो, फर्स्ट टाइम. वो सोच रही थी अब यूपीएससी नहीं करेंगे, बट प्रीलिम्स निकल गया. अब सोचो ये चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे साथ ध्यान से रखना. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड. फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स कर दो, सारे लैटिट्यूड्स का फंक्शन देखेंगे. ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन. अच्छा, इक्वेटर लाइन एंड इक्वेटोरियल जोन both are same or different thing? Equator line or equatorial zone, both are same or different? Different. इक्वेटोरियल जोन कहां तक होता है आपका? 5 to 10. ओके, 5 to 10 degree, that is called इक्वेटोरियल जोन. इसका क्योंकि हमें बहुत पढ़ना जरूरी है. नेक्स्ट है आपका, दिस इज ट्रॉपिकल जोन, 23.5 degree in northern side, Tropic of Cancer. Temperate zone, 66.5 degree in northern, that is Arctic Circle.
and 90 degree in northern side, that is called northern pole. Same here, tropical zone, 23rd and half degree in southern, that is called Tropic of Capricorn. 66 and half degree in southern, that is called Antarctic Circle. And 90 degree in southern side, that is southern pole. Okay, and 0 to 90 degree in northern side, that is called northern hemisphere, and 0 degree to 90 in southern side, that is called southern hemisphere. Are you getting? Okay, good. ये आपका सन, अब ये सन है, यहाँ पर हम सनरेज डालेंगे। अब आपका यहाँ से समझना है। यूपीएससी नोट्स से प्रिपरेशन नहीं होती, यूपीएससी सर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट का गेम है। बुक से पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बुक से होता तो कोचिंग है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोचिंग पढ़ने की सारी बुक्स में अवेलेबल है, उठाओ पढ़ो ख़त्म करो। गेम है यहाँ पर किस चीज़ को समझने का, हर चीज़ को समझना है, ठीक है। और समझ आ जाए तो बेटर है। और अपनी स्टडी के साथ एथिकल रहने के लिए यू हैव टू बी एन एथिकल, आपको एथिकल रहना होगा अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आया सनरेज कैसे आ रही है, डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट किस जगह पर, इक्वेटोरियल पर। तो इफ आई आस्क विच इज मोर वार्मर, ट्रॉपिकल जोन इज मोर वार्मर देन इक्वेटोरियल जोन, और इक्वेटोरियल इज मोर वार्मर देन ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ऑनलाइन में कौन बताएगा विच इज वार्मर, इक्वेटोरियल ज़्यादा वार्म होगा। देखो आपने सब ने बहुत पढ़ाई की है बट आता कुछ नहीं है। ट्रॉपिकल जोन इज मोर वार्मर देन इक्वेटोरियल, रीजन है इसके पीछे। आगे इक्वेटर क्या हो रखा है, ओके आपने पहले भी ज्वाइन किया है क्या, ओके चलो पढ़ा है आपने, स्टडी कर रखी है, ठीक है, ये तो अच्छा है, समझ है। इसके पीछे रीजन है, इसके बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं इसमें। डायरेक्ट सारी रेज आ रही हैं फॉलिंग ऑन द इक्वेटर, डायरेक्ट फॉलिंग ऑन द इक्वेटर, सारी रेज हैं डायरेक्ट गिर रही हैं। गर्म होगा, जैसे जैसे गर्म होगा यहाँ पर क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर आ रहा है, हाई टेम्परेचर बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी हाई टेम्परेचर डायरेक्ट आ रहा है ना, हाई टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ की सिचुएशन कैसे होती है, आपने एक पॉट लेते हो, पॉट लिया, कौन कौन चाय बनाता है, किस किस से आता है, यू नो हाउ टू कुक, हाउ टू मेक द टी, एवरीबडी नोज अबाउट, ओके गुड। आप उसको रखो, गर्म करो, उसमें से पानी अगर पड़ा तो ठीक, नहीं पड़ा है तो बिना पानी के भी रखते हैं, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद धुआं सा ऊपर पॉट से जाता होता है कि नहीं, वो क्यों जा रहा है ऊपर, हाई टेम्परेचर था, वेपरेशन, अभी तो मैंने पानी डाला ही नहीं, वेपरेशन कैसे आ जाएगा, अभी पानी नहीं डालो, सिर्फ पॉट रखो, बर्तन सिर्फ रखना है
अपना जिसमें आपको चाय बनानी है, नीचे गैस गरम किया, थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसका धुआं ऊपर जाते हुए नजर हुआ है। रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड है? हाई टेम्परेचर। अच्छा, सरफेस गर्म हो, इससे हुआ क्या? सरफेस गर्म होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो धुआं ऊपर जा रहा है? सरफेस गर्म से धुआं का क्या लेना देना है? क्यों? क्या बात कर रहे हो, रिलीजियस हीट? नहीं, बिकॉज वहां की एयर जो हैवी एयर थी वो लाइटर हो गई। एयर बिकम्स लाइटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा एयर हल्की हो जाती है, और लो टेम्परेचर होगा तो एयर हैवी हो जाएगी। बोथ आर डिफरेंट थिंग, समझना ध्यान से। एयर नहीं जा रही है ऐसे, एयर हल्की हो गई इस वजह से ऊपर जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर से एयर कैसे हो जाएगी? बिकम लाइटर। एयर बिकम लाइटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा, एयर लाइट होगी, तो वहां पर प्रेशर कैसा होगा? हाई या लो? लो प्रेशर होगा। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है प्रेशर लो होता है। प्रेशर हाई का मतलब क्या है? एयर हैवी होना, प्रेशर हाई। एयर लाइटर होना, प्रेशर लो। एयर गर्म हुई, गर्म एयर हमेशा कैसी होती है? हल्की होती है। आप कभी, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है ना, समर, आप रोड पे जाओगे, बहुत ज्यादा धूप होगी, आपको ऐसे कि आग जैसा कुछ चल रहा है रास्ते में, क्योंकि वो गर्म बहुत हुआ सरफेस। आजकल देख रहे हो चारकोल पड़ा हुआ है सभी जगह, उससे वो गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो एयर ऊपर उठने लगती है। या अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, अब प्लस यहाँ पर क्या है? ओशन, ओशन है और सी है। अब वाटर मिल गया इस पे, यहाँ पर अब क्या बनेगा? इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म है ये, डायरेक्ट सनरेज आ रही है। प्रेशर, लो प्रेशर बस नहीं, इंटेंस लो प्रेशर। लो प्रेशर तो यहाँ पर भी है, लो प्रेशर यहाँ होगा तो फिर बोथ आर सेम। यहाँ पर भी रेनफॉल उतनी होनी चाहिए, नहीं हो रहा ना। यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर है, इंटेंस लो प्रेशर। इंटेंस लो प्रेशर बनेगा, एयर लाइट तो हो ही रही है, एंड क्या होगा? जो मॉइस्चर है वो एयर के साथ जाना शुरू। अब आप गैस में पॉट के ऊपर पानी डाल दो, अब फिर गर्म करो। अब जो जाएगी एयर ऊपर, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर ऊपर ढक दिया कुछ, तो वो ड्रॉपलेट में टूट जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं रखा तो ऊपर निकल जाएगा। सेम। तो एयर ड्यू टू द इंटेंस लो प्रेशर, air move upward with moisture। अब ऊपर जा रही है, लेकिन सोचना है कब तक जाएगी, है ना। जैसे कि आप कभी कभार होता है कि आप पेरेंट्स से अपने लड़ जाओ, आप धमकी देते तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। किसी किसी दिन पेरेंट्स गुस्सा हो ही जाते हैं कि जाओ देख ही लेते हैं कहाँ तक जाओगे, शाम को वापस आ गए आप। एक लिमिट भी है ना, कहाँ तक जाओगे। तो वही यहाँ पर भी लिमिट है, कहाँ तक जाओगे। कहाँ तक जाएगी ये? क्योंकि जब तक उसमें गर्मी रहेगी, गर्मी शांत, वापस घर, ये रुक जाएगा वहीं पर। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आपको अगर कुछ, आपके अंदर जब तक थोड़ा सा जोश रहेगा तभी तक दौड़ोगे, आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे। सेम सिचुएशन है। तो यहां से वार्म थी, जब तक ये एयर वार्म से कैसी नहीं हो जाएगी? कोल्ड। यानी ऊपर कोल्ड सरफेस है, उसमें जैसे ही मिल जाएगी और ये भी कोल्ड हो जाएगी, ये रुक जाएगी। रुकने के बाद ये एक क्लाउड बनाएगा। ये इसकी हाइट जो है, यहां से कोल्ड में मिलने तक की हाइट, दैट इज 2000 मीटर, विच इज कॉल्ड लोअर क्लाउड। लोअर क्लाउड 2000 मीटर में लोअर क्लाउड, 4000 में मिडिल, और 6000 में अपर क्लाउड। ओके, लोअर क्लाउड का नाम है
क्यूमुनिलिम्बस क्लाउड, क्यूमुनिलिम्बस क्लाउड, CUM क्यूमुनिलिम्बस LINIMBUS, क्यूमुनिलिम्बस क्लाउड, ये होता है ये आपका जो लोअर क्लाउड होता है। ओके, अब इसमें क्या होगा, ठंडा गर्म मिला तो कुछ तो होगा, ठंडा गर्म होगा तो रिश्ते बनेंगे, दोनों गरम गरम हो जाएंगे, रिश्ते बन ही नहीं सकते। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, अगर ओशियन करंट्स मिल जाए तो वहाँ फिश प्रोडक्शन हो जाता है, अगर यहाँ दोनों मिल जाए तो कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बना, कंडेंसेशन हुआ, अब फिर ये कंडेंसेशन होगा तो ड्रॉपलेट में टूट जाएगा, मिलन होगा तो कुछ तो होगा। सेम यहाँ पर भी है, अब ड्रॉपलेट में टूटा और रेनफॉल हो गया, ठीक है, रेनफॉल हुआ और बारिश हो गई, और इस रेनफॉल को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। और ये सिचुएशन डेली होती है क्योंकि इक्वेटर बीच में है, तो चाहे जितना अर्थ घूम ले, रोटेट हो जाए, इक्वेटर तो रहेगा बीच में, सन के पास रहेगा। तो डेली का कंडीशन है कि सेम डेली मॉर्निंग में ये स्काई एकदम क्लियर होता है, नून में जैसे जैसे वार्म बढ़ती है, वार्मनेस बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें एक क्लाउड बनता है, रेनफॉल होता है, ये सरफेस ठंडा हो जाता है। देन फिर क्या होगा इसमें, इसके बाद फिर से रेनफॉल हो गई, शांत हो गया, फिर वो फिर सुबह तक दोपहर तक बनाना शुरू करता है वो, फिर क्लाउड बनेगा, फिर क्लाउड बनने के बाद फिर रेनफॉल होगी, फिर शांत हो जाए, सुबह क्लियर, दोपहर में क्लाउड, इवनिंग में रेनफॉल। ये डेली का सिचुएशन, ठीक है। अब डेली सिचुएशन है, आपको मालूम होगा सैलिनिटी कैसे बढ़ती है, जहां पर एवापोरेशन ज्यादा होता है, एवापोरेशन अगर ज्यादा है तो वहां सैलिनिटी बढ़ जाती है। आपके भी सब्जी बनाइए कभी, सब्जी में पानी कम होने लगे, आपका नमक बढ़ जाएगा, एवापोरेट हो रहा है, नमक नमक रह जाता है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इसलिए ज्यादा सैलिनिटी नहीं है, सबसे ज्यादा एवापोरेशन है, इवापोरेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन सैलिनिटी कम है ट्रॉपिकल जोन से। रीजन कि यहाँ पर डेली रेनफॉल होता है, रेनफॉल में कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर आने से सैलिनिटी कम हो जाती है, समझ आ रहा है, तो सैलिनिटी भी कम होती है ड्यू टू द डेली रेनफॉल। ओके, समझ आ रहा है, इससे ही हो रहा है, वो कहीं से भी हो बेटा, जब क्लाउड बनता है और रेनफॉल होता है तो वो फ्रेश वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लाउड बना, कंडेंसेशन हुआ, फिर रेनफॉल हुआ, वो फ्रेश वाटर ही काउंट होगा, इससे सैलिनिटी को कम कर देता है, जीरो नहीं करता बट कम कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद डेली रेनफॉल होगा, डेली बारिश होगी, पहले तो हीट टेम्परेचर ज्यादा है तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, हीट सरप्लस रीजन, हीट सरप्लस सॉरी रीजन, ओके, हीट सरप्लस रीजन। अब बात आती है सिर्फ इतनी की नहीं है, अभी तो इसमें और सिचुएशन बनेगी, ये समझ आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इधर हौस हो गया है, हटा दूं, लिखा रहने दो, इधर फिर मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ना दोनों तरफ ऐसा होना चाहिए। तो अब बात आती है सिचुएशन की, अब इसके बाद कैसे काम होगा, ठीक है। अब आपका डेली डायरेक्ट सन रेज है, तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, अगर मैं क्लाइमेट की बात करता हूँ, क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट, ठीक है, हॉट क्लाइमेट, डेली रेनफॉल है तो एरिया कैसा हो जाएगा, वेट, सॉन्पी, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इट मीन्स ये सॉम्पी लैंड है। अब समझना है कॉन्सेप्ट, देखो अपने कैसे डेवलप करोगे आप, यहां से समझना, अगर हॉट है एंड वेट है और डेली रेनफॉल है तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, यू हैव टू आंसर अबाउट वेजिटेशन,
वेजिटेशन कैसा होगा यहाँ का? एवरग्रीन, गुड। डेली रेनफॉल है तो एवरग्रीन होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, एवरग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट, डेंस होगा। और ये वेट है, एवरग्रीन है एंड डेंस है, इसकी वजह से यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे इसमें। डेंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैसे रेप्टाइल्स होंगे, वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे इसमें। तो अगर हम इसमें क्रिएचर्स की, स्पेसीज की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रेप्टाइल्स, तो दैट्स व्हाई वी कैन से। और प्लांट्स के भी स्पेसीज बहुत होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, रिच बायोडाइवर्सिटी, राइट। एरिया है, कैसा एरिया ये, रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया। एंड इसको पूरे को बोलते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये जो ट्रीज हैं यहाँ पर, जो प्लांट्स मिलेंगे, अब ये प्लांट्स कैसे होते हैं यहाँ के, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं बहुत। रीजन क्या है, वेट है तो गहरा भी होगा। नदी अमेजोन रिवर भी यहाँ से निकलती है ना। इक्वाडोर है ना, यहीं पर इक्वाडोर से अमेजोन रिवर निकलती है, ब्राजील में जाके गिर जाती है। तो यहाँ से रिवर भी निकल रही है, दूसरा ओशन भी है और वेट भी है, रेनफॉल भी डेली हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, गहरा ज्यादा होगा, वेट भी होगा, गहरा भी होगा। अब प्लांट को स्टेबल होने के लिए, खड़ा होने के लिए उसे मिट्टी चाहिए। मिट्टी तब मिलेगी जब बहुत नीचे जाएगा, और जितना पेड़ नीचे जाएगा फिर उतना ही ऊपर जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन तो उससे ज्यादा होगा, तो पकड़ने के लिए वो नीचे बढ़ता जाता है, तो पेड़ ऊपर, तो ये पेड़ कैसे हो जाते हैं, ट्री टॉल होते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ रोज, सॉरी, जैसे मुहागिनी, ऐसे पेड़ मिलते हैं, ठीक है। मोहगनी हो गया और आपका साल ट्री हो गया, ऐसे ट्रीज यहाँ पर मिल जाते हैं। और इस ट्रीज का जो फैमिली है, बायोलॉजिकल नेम है उसका एपीफाइटस, एपीफाइटस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके। अब सिचुएशन और आती है कि क्या इस जगह पर कोई ऐसी चीज जो यहाँ पर, एपीफाइटस फैमिली तो हो गया, क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो सकता है? यस। हर जगह के लिए कुछ ना कुछ कल्टीवेशन बना हुआ है। जहाँ पर सॉम्पी लैंड होगा, वेट होगा, इट मीन्स उसे तराई एरिया भी कह सकते हैं, राइट। तराई एरिया पे क्या होता है, पैडी, शुगर केन। लेकिन इसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर वो ज्यादा है, इसलिए ये कम चीजें कम होती हैं। उसके लिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे पाम, पाम ऑयल कल्टीवेशन होता है इसमें। जहां जहां भी इक्वेटर लाइन जाएगी वहां वहां पर आपको पाम ऑयल की मिलेंगी चीजें। नंबर 2, रबर प्लांटेशन, क्योंकि उसके लिए कंडीशन एकदम बेटर है। तो अब इक्वेटर में जहां जहां भी मिलेगा, चाहे इंडोनेशिया हो, अफ्रीका का पार्ट हो, या फिर आपका जैसे अफ्रीका में कॉन्गो वाला रिवर के पास वाला एरिया मिलता है आपका, ये से ले ले, विक्टोरिया लेक इक्वेटर पे ही है। तो विक्टोरिया लेक नाम आया है तो पूछ लेते, विक्टोरिया लेक किसका पार्ट है, अफ्रीका का? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना विक्टोरिया। विक्टोरिया किसका पार्ट हुआ, विक्टोरिया लेक अफ्रीका का? इट इज पार्ट ऑफ अफ्रीका और नॉट? यस, ऑनलाइन बताएंगे। विक्टोरिया पार्ट है लेक का, उसका विक्टोरिया लेक, इट इज द पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और नॉट? ऑनलाइन में बता सकते हैं, मैप देख सकते हो। नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैप भी लेके आना पड़ेगा मेरे साथ। समझ आ रहा है? विक्टोरिया लेक नहीं बता पा रहे हो, देखो
कितना सही चीज है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि विक्टोरिया लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इक्वेटर पे है। अब पूछ रहे हैं उसका पार्ट है कि नहीं है, अब आपके आ ही नहीं रहा। विक्टोरिया लेक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है या नहीं? पक्का? ऑनलाइन में बताएं, गूगल सर्च कर रहे होंगे, बता देते हैं एग्जैक्ट क्या है। ऑनलाइन में दिख तो रहा नहीं है, गूगल सर्चिंग चलती है इनकी। वो पार्ट अफ्रीका का नहीं है, क्योंकि उसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कोई भी कंट्री ने अपने अंडर में नहीं लिया आज तक उसको। एंड ये क्रिएट करती है इंटरनेशनल बाउंड्री इसके किसके साथ? कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया, 3 कंट्रीज के साथ ये एक बनाती है इंटरनेशनल बाउंड्री। बट विक्टोरिया लेक आज तक टिल नाउ अभी तक ये किसी अफ्रीका के किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, एंड कोई भी कंट्री इस पे क्लेम नहीं करती कि मेरा है। इसलिए अगर कोई कंट्री क्लेम नहीं कर रही अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो अफ्रीका का पार्ट नहीं है इसका मतलब। समझ आ रहा है ना? अगर आपके इंडिया में कोई प्लेस है और हमारी स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ये नहीं कहती, ये उस पर अपना हक नहीं जता रहे, इसका मतलब उसका नहीं है, तभी तो उस पर कुछ नहीं। वो बाउंड्री बना रही है, आपकी कंट्री के अंदर है, कॉन्टिनेंट का किसी एक का तो होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये चीज। इसके बाद यहाँ पर रबर प्लांटेशन एंड पाम ऑयल ये होता है। अब अगर मैं इसमें कहूँ ये सारी चीजें होने के बाद इसमें और डिस्कशन करें, क्या ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेटर है और नॉट? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए दिस प्लेस इज बेटर और नॉट? व्हाई इट इज गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और नॉट? नो, व्हाई? रीजन इज इससे होगा क्या? गर्म वेट में तो बहुत लोग रह लेते हैं, सांस नहीं आती। ओके, ऑक्सीजन कम है। ओके, वेट वेदर है, ज़्यादा वेटलैंड में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटो वैसे जो बीमारी वाले होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सुटेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डेंगू मच्छर ऐसे करके बहुत सारे होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, बीमारियां फैलाएंगे, डिजीज फैलती है। ठीक है, तो इसमें ये इट इज़ नॉट गुड फॉर हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन। ओके, एंड वेट है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारे सिर्फ इक्वेटोरियल जोन की। अब चलते हैं ट्रॉपिकल जोन पर। ट्रॉपिकल जोन पे रेनफॉल कम होता है। अब उसके पहले तो ये समझना है रेनफॉल क्यों कम क्यों हो रहा है, या ऐसा क्या है। पहला रीजन ये है कि ओशन कम है इधर, नंबर 1 कम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा कम है इस एरिया पे। ठीक है, नंबर 2 ये कैसी है, टिल्टेड है थोड़ा, सनरेज टिल्टेड है। बट ये अब हम एक और चीज पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल जोन इज मोर वार्मर देन इक्वेटर। तो फिर सर अगर मोर वार्मर है तो फिर ये टिल्टेड का कोई रीजन ही नहीं बनता। रेनफॉल तो तब भी आना चाहिए, इवापोरेशन ज्यादा होना चाहिए। रीजन ये है कि धीरे धीरे गर्म कर रहा है ना, मॉडरेट है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बट उसमें रेनफॉल नहीं हो रही। रेनफॉल क्यों नहीं हो रही? रेनफॉल होने के लिए इंटेंस लो प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अगर लो प्रेशर है सिर्फ तो थोड़ी रेनफॉल होगी, थोड़ा मॉइस्चर उठा पाएगी एयर, ज्यादा नहीं उठा पाएगी। एयर जो ज्यादा वार्म होगी वो ज्यादा स्पीड से जाएगी, अपने साथ लेके जाएगा। धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी, तो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगी, ज्यादा वाटर अपने साथ कैरी नहीं कर पाएगी। और आपको मालूम है ट्रॉपिकल जोन पे रेनफॉल कौन सी चलती है? प्लानिटरी विंड्स चलती हैं, सॉरी रेनफॉल कह रहा हूँ, विंड्स, प्लानिटरी विंड्स चलती हैं, राइट। और इन प्लानिटरी विंड्स को बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ट्रेड स्टलीज विंड्स। ओके, और ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट जो थोड़ी बहुत ये वार्म होती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है, ये तो अपने साथ थोड़ा मॉइस्चर यहाँ से उठाती है। मॉइस्चर थोड़ा सा उठाया, आगे बढ़ी,
जो थोड़ी बहुत रेनफॉल था वो रेनफॉल यहाँ कराया। जैसे क्योंकि मॉइस्चर कम है तो रेनफॉल कम, आगे चल के एयर बिकम्स ड्राई, कि ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाती है तो इधर आते आते ड्राई हो गई, तो इसलिए आपको वेस्टर्न पार्ट में जहां भी देखिए पूरे वर्ल्ड में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में अपने मैप में जाओ, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट नजर आएगा। रीजन इज बिकॉज कि वहां से विंड्स आती हैं, ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स या ट्रेड ईस्टर्लीज विंड्स कैरी मॉइस्चर एंड रेनफॉल कितनी दूर तक, थोड़ी दूर तक। आफ्टर सम टाइम एयर बिकम्स ड्राई, ओके। तो ड्राइनेस के रीजन से क्या होता था वहां पर, आपका रेगिस्तान, डिजर्ट्स बनना स्टार्ट होता है। समझ आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। डिजर्ट बना, अब यहां पर रेनफॉल होता है, इसीलिए ट्रॉपिकल जोन पर अब ये एयर यहां आके इक्वेटर पे टकराती है, इसलिए इक्वेटर लाइन को हम एक और नाम देते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि दोनों एयर आके टकरा रहे हैं। अच्छा, ये एयर ऐसे ही क्यों चल रही है डिफ्लेक्टेड होके, हर रीजन को समझना है। डिफ्लेक्टेड क्यों है, क्योंकि यहां पर जब एयर मूव करती है तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे यहां पर एक फोर्स लगता है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द पाथ direction or direction of the wind. In northern hemisphere, Coriolis force deflect clockwise, and in southern hemisphere, Coriolis force deflect anti-clockwise. That's why ये दोनों क्या होते हैं, इनका कोलिजन हो जाता है इक्वेटर पर। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों गई, दोनों टकराई। इक्वेटर जोन, इक्वेटर लाइन इज कॉल्ड ITCZ ऑल्सो, ठीक है। अब इनके पीछे एक नाम और है, ट्रेड विंड्स लगा हुआ। ट्रेड विंड्स इसलिए क्योंकि बहुत पहले लोग इस जगह से ट्रेड करते थे। ट्रेड इस जगह पर क्यों करते थे, इस जगह से ओशन से क्यों गुजरते थे, रीजन उसके पीछे कि अगर उन्हें कभी रात में रुकना पड़े तो वो बीच में ITCZ वाले के पास आ जाते, जिसे दोनों एयर उसे रोक रखती थी, और ना इधर जाता था ना इधर। ये बिल्कुल काम प्लेस होता है, जब दो एयर आपस में टकराती हैं तो वो प्लेस बिल्कुल काम हो जाता है, शांत हो जाता है। इस शांति को बोलते हैं डोल ड्रम। तो ये बिल्कुल शांत होता है, न इधर का रहता न उधर का। जैसे आप लोगों की कभी कभी सिचुएशन होती है, न इधर की न उधर की, अगर सही से प्रिपरेशन नहीं की तो ना प्राइवेट लगे बचे और गवर्नमेंट लायक तो हो ही नहीं, न इधर के न उधर के। तो वह सिचुएशन यहाँ पर आती है, इसमें है डोल ड्रम वाला सिचुएशन, काम सिचुएशन बोलते हैं, काम रहता है। ट्रेड के लिए यूज की जाती थी विंड से, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें आई, और यहाँ पर तो ये आपका, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन में एक जैसा, यहाँ पर इस सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में आपको कई सारे क्लाइमेटिक रीजन्स मिलते हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स मिलते हैं। इस साइड जाओगे आप, बारिश हो रही, थोड़ा टेम्परेट जोन को थोड़ा कवर करोगे तो इधर चाइना टाइप मिल जाएगा। थोड़ा और इधर आओगे तो इधर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक मिलेगा। इधर जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, ठीक है। ये सबसे इधर ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। इधर कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स, इधर ट्रॉपिकल डिजर्ट। एक ही जगह पर कई सारे क्लाइमेटिक रीजन्स क्यों आए, ड्यू टू द ट्रेड विंड्स और लो प्रेशर। यहां लो प्रेशर है, इंटेंस लो प्रेशर नहीं, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट पूरा, इस चीज को हमें ऐसे समझना है। और यहां पर भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो इसका भी कैसा हो जाएगा, हीट सरप्लस रीजन, ये भी हो जाएगा। हुआ कि नहीं, हीट सरप्लस भी हुआ। बहुत सारे क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, क्लाइमेटिक रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और आपका रेनफॉल भी कम हो रहा है। अब इन दोनों के बारे में आपने सही से स्टडी कर ली, समझ आ गया इतना, पक्का। अब नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। और टिल्टेड हुई रेस हमारी, कैसी हैं, और टिल्टेड है। अब यहाँ पर देखो एक और रीजन, मैं एक तो हो ही गया,
वहां पर सैलिनिटी फ्रेश वाटर की वजह से कम हो रही थी, यहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत कम है। यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर जहां जहां रेनफॉल थोड़ी बहुत है, अमेजोन रिवर से जुड़ा हुआ है, उस एरिया को बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं उससे, ट्रॉपिकल जो या क्लाइमेटिक रीजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आ जाता है, अमेजोन से जुड़ा हुआ टेम्परेट एरिया को जोड़कर इसे हम बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड को हम एलिफेंट ग्रासलैंड भी बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से ऐसे आती हैं, इसमें बहुत सारे रीजन ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन से बनते हैं और सारी चीज़ एवोपरेशन ज़्यादा है तो सैलिनिटी भी यहाँ पर बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई यहीं पर होगा। ठीक है, समझ आया। अब दूसरा रीजन देखो, यहाँ पर सबसे हाई ऊपर है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ओशियन लेयर्स बनेंगी, जितना हम ओशन में नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा नीचे जाते समय उतना ज़्यादा ठंडा होता जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन में अब ऊपर से नीचे जाएंगे, ओशियन सरफेस में नीचे जाएंगे, ओशियन सरफेस थ्री, जो ओशियन वाटर को कहें, थ्री लेयर्स में डिवाइड है। नंबर वन इज 500 मीटर, नंबर टू लेयर 1000 मीटर, नंबर थ्री अबव 1000 या आफ्टर 1000, जितना भी होगा वो सारा थर्ड पे पहुंच जाता है। थर्ड वाला बिल्कुल कूल होता चला जाता है, नीचे डेप्थ में जितना जाएंगे डीप में उतना कूल हो जाएगा। समझ आ रहा है। लेकिन तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन में जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये कैसा होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे डेप्थ बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन इक्वेटोरियल जोन पर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेश वाटर आया तो पहले ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा होगा, ठंडा गर्म ठंडा। पहले लो होगा टेम्परेचर, फिर बढ़ेगा टेम्परेचर, फिर घटना शुरू करेगा। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि नीचे तो गर्म तो था, लेकिन एकदम से जब पानी पड़ता है तो पूरा पानी एकदम से ठंडा नहीं होता वाटर, तो ऊपर का वाटर, ऊपर की लेयर एकदम से थोड़ा ठंडी हो जाएगी, बट पूरा वाटर नहीं होगा, तो एकदम से फिर गर्म मिलेगा, फिर इसके बाद प्रोसेस पे आ जाएगा। समझ आ रहा है। सपोज कि ये पानी है, इसे हमने गर्म डाला, ये गर्म था, पूरा पानी गर्म, नीचे ठंडा होता जा रहा है, ऊपर साइड गर्म है, हमने इसमें ऊपर से पानी और डाल दिया तो ऊपर वाला लेयर तुरंत ठंडी होगी, लेकिन अभी ये ज़्यादा गर्म होगा, तो नीचे तो हमारा ऑलरेडी ठंडा होता जा रहा है। ये सिचुएशन ये इक्वेटर की है। ट्रॉपिकल में यहीं पर गर्म है क्योंकि ऊपर से फ्रेश वाटर कम आ रहा है, तो नीचे ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप उसको देखो, बरसात का, अभी बरसात हो रही ना, रेनफॉल हो रही है, टंकी ऊपर सभी की रखी होगी, सुबह सुबह नहाओ, आपको गरम गरम लगता है। बारिश हो जाए तो आपको कैसा होता जाता है, ठंडा फील होता है। लेकिन उस पानी को, सबसे नीचे का पानी होता है तो सबसे ठंडा, थोड़ी देर बाद वो पानी गर्म होगा, अगर रेनफॉल हुई है तो फिर थोड़ा गर्म होगा, फिर ऊपर जब ठंडा पानी आ जाएगा तो फिर वो ठंडा होना शुरू करेगा, बीच में थोड़ा गर्म जरूर आएगा एक बार। सेम सिचुएशन, घर पे जाके देखना, एक बार चेक करना है इसको। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ऐसी चीजें बन जाती हैं, ये सिचुएशन बनती है। दूसरा इक्वेटोरियल जोन पर एक और है, ये जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल जोन के पास ना, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, यहाँ पर आपका टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों का कनेक्शन होता है। यहाँ से ओशियन फ्लोर शुरू और आपका कॉन्टिनेंटल दोनों का जुड़ा हो, दोनों का ऐसे, उस एरिया को हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मैक्सिमम आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स जो जाएगा रिवर से कहीं से भी, वो कहाँ सबसे पहले जाएगा, जैसे ओशियन शुरू होता है वहीं पर डिपॉजिट होगा,
और ओशन से भी जब आपके सुनामी, टाइड्स, वेव्स जो आएंगी, वो कहां पर कचरा डालती हैं? एकदम जहां से लैंड वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये जितना भी फॉसिल है सेडिमेंट से क्या हो जाता है? डिपॉजिट। इससे जब फॉसिल से ही क्या बनता है? पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम बनता है। समझ आ रहा है? इसलिए पेट्रोलियम रिजर्व्स मैक्सिमम कहां मिलेगा आपको? जहां जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, राइट? गल्फ कंट्रीज में क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां। अपने इंडिया में भी है, जैसे कच्छ में कॉम्बे, वहां पर है पेट्रोलियम रिजर्व। बॉम्बे पेट्रोलियम पेट्रोलियम रिजर्व है, वहां पर भी है। राजस्थान थोड़ा सा है, पहले और था, क्योंकि पहले हमारा ये वाला पार्ट ओशन के साइड से जुड़ा हुआ था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना हुआ था। ये चीजें हैं, ठीक है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां जहां होगा वहां वहां पेट्रोलियम रिजर्व्स होगा। अब थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं, टेम्परेट जोन एंड पोलार जोन। ये क्या है? पोलार जोन। ये भी टेम्परेट जोन है, ये पोलार जोन। अब यहाँ और टिल्टेड हो गया, ये और ठंडा हो जाएगा। ठंडा यहाँ से वो कम होते होते यहाँ और ज़्यादा ठंडा। जितना ज़्यादा ठंडा यानी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? लो टेम्परेचर। कैसा हो जाएगा? लो टेम्परेचर। तो प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर। बिकॉज एयर कैसे हो जाएगी यहाँ? एयर बिकम हैवियर। अब अगर एयर हैवियर हो गई तो मूव कैसे करेगी? हॉरिजेंटली। हैवी चीज कैसे मूव करती है? हॉरिजेंटल। यहाँ पर कैसे हो रही थी? वर्टिकल। लाइट हो गई थी ना तो ऊपर जा रही थी, वर्टिकल। तो एयर जब वार्म होगी तो वर्टिकल मूवमेंट होगा, अगर एयर कोल्ड होगी तो हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा। इसीलिए एयर हमेशा हमारी कैसे चलती हैं? अगर ध्यान से देखो तो इसका एक तरफ लो प्रेशर रखो, एक तरफ हाई प्रेशर करो। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आप देखेंगे तो हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में एयर ऊपर गई, फिर ठंडी हुई। जिस तरफ ठंडी चलेगी, ठंडी किस तरफ जाएगी? जिधर हाई प्रेशर होगा इधर मूव करेगी। जब ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा तो डाउनवर्ड मूव करेगी, डाउनवर्ड से फिर ये हॉरिजेंटली इधर मूव कर जाएगी, ये लो प्रेशर की तरफ। ये हमारा ये इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉकर सेल। ओके, वॉकर सेल। यही एल नीनो का भी प्रोसेस है बेटा। एल नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, लेकिन वो एक प्लेसेस से फिक्स होता है, इसलिए इसके दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है? अब इधर क्या हुआ? हाई प्रेशर बना, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ये कैसा होगा? हीट डेफिसिट रीजन। कैसे हो गए दोनों के दोनों? हीट डेफिसिट रीजन, हीट डेफिसिट रीजंस। और हीट डेफिसिट है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर बनने से क्या हो जाता है? एयर मूव कर रही लो की तरफ और लो वाली ऊपर से आ रही है हाई की तरफ। तो ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? लो प्रेशर में, हाई प्रेशर में टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम एंड प्लानिटरी विंड सिस्टम। अगर ये नहीं होता तो हवाएं नहीं चल रही होती। ये सब फर्जी की चीज़ है कि भगवान ने वहां से फूंक लगाई तो पत्ते हिलने लगे। भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिल रहा, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से हिल रहा है। ठीक है? इसमें लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, साइंटिफिक लॉजिक लगाओ, फर्जी वाली लॉजिक छोड़ देना है। ये सिर्फ लो प्रेशर और हाई प्रेशर से होता है। ठीक है? हाँ, तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। समझ आ गया? अब देखो इतनी समझ आ गई। अब यहाँ ठंडा है, कोल्ड रीजन है, तो इधर से इधर चीज बहने वाली चीज कैसी हो जाएगी? अगर ओशन करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पोल टू, नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं। सदर्न पोल एंड सदर्न पोल।
अगर यहां से कोई चीज चल रही है और इधर से इधर चले, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे कर लो, ऐसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज बन जाएगा ना थोड़ा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है थोड़ा सा, ये क्लॉकवाइज है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से आने वाली कैसे जाएंगी, कोल्ड, और यहाँ से आने वाला वार्म, सेम रहेगा, ये वार्म एंड दिस इज कोल्ड। तो जो आपका ओशन करंट होता है वो अगर इधर से आ रहा है तो कौन सा ओशन करंट होगा, कोल्ड ओशन करंट, ओके, कोल्ड ओशन करंट। और ये वाला कैसा हो जाएगा, वार्म ओशन करंट। So that's why any warm ocean current move towards equator to pole and sorry, warm की बात कर रहे थे, warm ocean currents move towards कैसे, from equator to pole, ओके। और अगर वो ऊपर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड किधर से आ रही है, पोल टू इक्वेटर, समझ आ गया। अब ये दोनों चलती हैं तो एक गर्म एक ठंडी एक गर्म, तो ये हीट को क्या करती हैं, बैलेंस करती है, हीट बैलेंस ऑफ ओशन सरफेस। इसीलिए ओशन का सरफेस का एक एवरेज रहता है, सारा मेंटेन करती है। और जहां ये दोनों मिलती हैं आपस में वहां पर होता है आपका फॉगी एरिया बन जाता है। और फॉगी एरिया में आपका किस प्रोडक्शन बहुत होता है, और इसको हम फिश, जो एरिया जहाँ पर दोनों मिलती हैं उसे हम बोलते हैं नीस ऑफ फिश प्रोडक्शन, नीस नीस बोलते हैं। नीस का मतलब होता है कि स्पेशल प्लेस जो बायोलॉजिकली फिजिकली जिसके लिए सही हो, ठीक है। सपोज कि आप सोने के लिए अलग रूम है आपका, स्टडी रूम अलग है, बेडरूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, किचन अलग है। एक ही जगह पे तो नहीं है ना कि वहीं किचन है वहीं सो रहे हो वहीं सब कर रहे हो। तो इसी तरीके ऐसे यहाँ पर भी है। तो हर चीज़ के लिए ये प्लेसेस ऐसे बनते हैं। इसमें जब फॉगी होगा तो यहाँ शिपिंग नहीं हो पाएगी ठीक से। तो शिपिंग कैसा हो जाता है, डेंजरस होता है शिपिंग के लिए, ठीक है। अब ये ऐसे, अब रीजन आता है कि सर ऐसे ही क्यों चलती हैं ये, इसको कौन फोर्स लगा रहा है, कैसे आ रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया प्लैनेटरी विंड्स, ये मैंने बताया कि टेम्परेचर, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लैनेटरी विंड्स एंड प्रेशर सिस्टम। एंड प्लैनेटरी विंड्स आपको मालूम होना चाहिए, प्लैनेटरी विंड्स ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट ईयर, पूरे साल एक ही डायरेक्शन पे चलती है, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। आपकी लोकल विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, प्लैनेटरी विंड्स की नहीं। तो ड्यू टू द, इसकी वजह से, प्लैनेटरी विंड्स की वजह से आपका ओशन करंट भी वैसा ही मूव करता है जैसे प्लैनेटरी। तो प्लैनेटरी विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट, ओके। लेकिन सारी ओशन करंट इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती। ओशन करंट्स आल्सो फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट ईयर, बट लोकल विंड्स भी इसे डिफ्लेक्ट करती हैं, लोकल विंड्स भी इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, ओके। एंड ये इफेक्ट भी डालती हैं, जहां जहां आपका वार्म ओशन करंट होगा वो एरिया को वार्म कर देगी, वहां पर फ्रीज नहीं होने देगा। जहां जहां से आपका कोल्ड ओशन करंट जाएगा वहां वहां उसको कोल्ड करता जाएगा, चाहे वो वार्म एरिया हो, ठीक है। जैसे कैनरी, कैनरी आइलैंड, तो उस कैनरी आइलैंड वैसे आपका अफ्रीका के बिल्कुल पास है, डिजर्ट्स के पास, इसे वार्म होना चाहिए, इक्वेटर के नजदीक है, लेकिन ऊपर से कैनरी कोल्ड करंट आती, मतलब कोल्ड करंट आती, कैनरी आइलैंड था जिसकी वजह से उसको भी कैनरी नाम दे दिया गया। वो उसमें
डिस्कैटिंग इफेक्ट डालती है, वो कैनरी आइलैंड भी ठंडा हो जाता है बिल्कुल। इसका इफेक्ट हो गया, ठीक है, रीजन है। कैनरी आइलैंड आपके अफ्रीका के पास है, वेस्टर्न साइड बना हुआ है, डिजर्ट्स के पास। ओके, दूसरा एक ऐसे ही एक आप ऊपर वाले यानी अपर लैटिट्यूड पर जाओगे, जहाँ पर नॉर्वे, डेनमार्क ऐसे है ना, एक ही लैटिट्यूड पर आपके रसिया में भी है पोर्ट, और सेम लैटिट्यूड पर आपके नॉर्वे में भी है पोर्ट, एक ही लैटिट्यूड पर। बट नॉर्वे लैटिट्यूड वाला जो पोर्ट है वो पूरा फ्रीज हो जाता है विंटर सीजन में। बट रसिया का जो पोर्ट है सेम लैटिट्यूड पर, वो कॉन्टिन्यूअस रहता है, फ्रीज नहीं होता, क्योंकि वो फ्रीज नहीं हो पा रहा। फ्रीज होना जरूरी ना, यहाँ पर फ्रीज हो जा रहा है, ये वाला एरिया नॉर्वे वाला पूरा फ्रीज हो गया विंटर की वजह से, वो वाला फ्रीज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा फ्रीज? रीजन क्या, वहां से वार्म करंट निकल रही है तो वो फ्रीज नहीं होने देती, अपोर्ट चल रहा होता है। समझ आ रहा है? ये इफेक्ट इसमें ये भी पड़ता है। तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी। ये पूरा किसका गेम हुआ? लैटिट्यूड का। आप लैटिट्यूड को ध्यान से समझेंगे तो सारे क्लाइमेटिक रीजन्स भी समझ, हर चीज इस पर डिपेंड है। अब इसके बाद और इस पे चलो थोड़ा सा, आपको रेनफॉल कहाँ मिलेगी? जैसे जैसे लोअर लैटिट्यूड में आएंगे, गर्मी बढ़ेगी तभी रेनफॉल होगा, गर्मी नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं होगा। तो रेनफॉल किधर ज्यादा होगी? इधर आते जाएंगे रेनफॉल बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे रेनफॉल कम होती चलेगी। इसीलिए इंडिया में आप देखोगे तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर हो रही है आपकी? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पे, इक्वेटर के सबसे नजदीक है, या फिर सदर्न वाले फेस पे, क्योंकि वो और इक्वेटर के नजदीक है, रेनफॉल वहां हो रहा है। ठीक है, कश्मीर में रेनफॉल कम हो जाती है। ठीक है, अगर कश्मीर में रेनफॉल होता है तो उसके पीछे क्या रीजन है? ये भी लॉजिक है। अब गर्मी आ रही है, नदन में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास ओशन भी नहीं है, लेकिन नदन साइड आप जितना भी कश्मीर से जुड़ा एरिया है यहाँ पर भी रेनफॉल हो जाती है ठीक ठाक। क्या रीज़न है? यू नो अबाउट द रीज़न? समर है, ठंडा है, फिर रीज़न किस चीज़ का? बारिश, क्योंकि हाई लैटिट्यूड में जितने जाएंगे रेनफॉल कम हो जाएगी। अभी हिमालय तो वैसे भी ठंडा है बहुत, यहाँ रेनफॉल बनता नहीं है। रेनफॉल का रीज़न क्या है? वेदर। कैसे कैसे होगा टेम्परेचर, कैसे चीजें बनेंगी बदलेंगी? मैंने कहा वो ठंडा है, जगह ठंडी है। अगर जगह ठंडी है तो मानसून कुछ भी होगा, ठंडा है तो फिर रेनफॉल किस चीज का? लॉजिक समझो, मैं कह रहा हूं अगर वहां हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है ही नहीं, ठंडा है बिल्कुल, हिमालय बिल्कुल ठंडा है कि नहीं? ग्लेशियर है ना, गर्मी में जाओगे तो आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, जैकेट पहनने पड़ेंगे, राइट? फिर भी रेनफॉल हो जा रहा है। तो रीजन समझो, यहाँ पर रेनफॉल क्यों होता है? नंबर वन रीजन इज, ये एक तो लोअर लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। नंबर टू, सन रेज जब पड़ती है ना, तो सन रेज जब पड़ती है, इस अगर उस सनरेज में ट्रॉपिकल जोन में कोई भी ऐसा एक प्लेस है जो पूरा ग्लेशियर हो, वहां पर सनरेज यानी एडियाबेटिक, या इसको हम ये एडियाबेटिक नहीं तो आप इसे रिफ्लेक्ट बोल दें, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है वो कितना होता है? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है स्नो में। सबसे ज्यादा सनरेज को वापस करने वाली होती है कौन सी? आपकी स्नो वाली जगह, सबसे रिफ्लेक्शन रेट होता है उसका, 95% तक वापस कर देती है। तो जब ये सनरेज पड़ती है, सबसे वार्म हुआ प्लेस, क्योंकि स्नो है, सबसे ज्यादा वार्म हुआ तो वो मेल्ट होना शुरू होगी, मेल्ट होगी और वापस भी कर रही है रेनफॉल को, तो वहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वो जो वाटर मेल्ट हुआ, जो स्नो मेल्ट हुई है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मॉइस्चर में चली जाएगी, और मॉइस्चर में जाएगी तो वो बारिश भी करा देगी। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, इसे टिल्टेड नहीं है बहुत कि वो गर्म कर ही नहीं पा रहा उस प्लेस को।
गर्म कर रहा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो वो फिर वहाँ पर वो बन जाता है और फिर वहाँ पर जैसे ऊपर उठती हैं एयर, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं और रेनफॉल भी करा देती हैं। ज़्यादा रेनफॉल हो जितना ज़्यादा वाटर होता नहीं है, जैसे नदन पे रेनफॉल होता है, सदन तक जाते-जाते ड्राई हो जाती है। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो हर चीज़ को समझना है क्यों और कैसे होता है। अगर तिब्बत प्लेटू से रेनफॉल होता है तो उसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है, क्यों होता है। लॉजिक ये है कि वहाँ पर जो स्नोफॉल है, जो सॉरी स्नोफॉल कर जो स्नो है, जो ग्लेशियर है, वो सनरेज की वजह से क्या होता है, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है और मेल्ट होती है। मेल्ट हो जाने के बाद वो एयर वहाँ की जो लाइटर होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है, वो उसको अपने साथ मॉइस्चर को ले जाती है और रेनफॉल करा देती है। इसलिए जब कभी आप वहाँ पर जाओ, तो आपको शूज़ पहनाए जाते हैं। बर्फ में जब आप वो क्या बोलते हैं उसको? जो आप ग्लेशियर एरिया में जाते हैं और वो पकड़ के स्केटिंग, स्कीइंग जो भी करते हैं आप, उसके लिए आपको जूते शूज़ पहनाए जाते हैं। बिना शूज़ के आप कर सकते हो? नहीं, जल जाएँगे आपके पैर। आपको लग रहा है ठंडे ठंडे से नहीं जलेंगे, आग से जल जाएँगे आपके। इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन 95% रिफ्लेक्शन है वहाँ से। तो आपके पैर जले हुए मिलेंगे। तो ये दोनों का पैटर्न ये है। समझ आया? तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट, ये लैटीट्यूड का समझ आ गया आपको सभी को? पक्का? 100%? अब आता है आपको अब एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जैसे अब हम कल वाले प्लेस पे जाएँगे, तो कल तो मैं आपको कराऊँगा लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेटलाइन, ये सारी क्यों हुई, कैसे हुई और इसके साथ-साथ रीज़न फॉर सीज़न, सीज़न कैसे बदलते हैं, ठीक है? और फिर चीज़ों को समझना है। अब इसमें क्या है आपका, जो मैंने बताया, ये एक कॉन्सेप्ट से नहीं, आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी, आपको पढ़ना कैसे, समझ आ रहा है? कैसे पढ़ना है? हर एक लाइन को जब भी आप बुक में पढ़ते हैं, कोई भी लाइन हो, उसको समझना इसी टाइप से है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने लैटीट्यूड पढ़ाया तो आपका काम ये होना चाहिए, जितने भी 10 इयर्स में लैटीट्यूड से क्वेश्चन आए हुए हैं, लैटीट्यूड से, वो सारे क्वेश्चन प्री के प्लस मेंस के आपको कलेक्ट करना है और सॉल्व करने का ट्राई करना है। नहीं आएगा तो मुझसे आप पूछेंगे बाय टुमारो। ओके? पक्का? सर और मैं कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो हमारे अभिपीडिया में दिया हुआ है, अभिपीडिया में, वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप डाउनलोड कर लो, यूपीएससी के सारे पेपर पड़े हुए हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पे है, आप वहाँ से निकालो, उसको खुद थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाकी आजकल आने लगी हैं टॉपिक वाइज भी आ गई हैं बहुत सारी मार्केट में, और हमारे भी साथ टॉपिक वाइज पड़ा हुआ है अभिपीडिया में। अगर नहीं मिले तो फिर आप खरीद लेना जैसा भी हो। तो इसमें टॉपिक वाइज है, उससे आप निकाल कर 10 ईयर्स के आपको सॉल्व करने हैं और आपके क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। मैं इसलिए बताया, आप अगर इस क्लास में पूरे में देखेंगे तो आपको ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है जो इसमें कवर ना हुआ हो। हर डायमेंशंस को मैंने टच करने का और बताने का कि आप किसी टाइप से आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स हैं आपके पास, आप फिर भी नहीं पूछ रहे हो, पूछ सकते हो, अदरवाइज कल भी पूछ सकते हो, जब क्लास में आओगे तो पूछेंगे मुझसे। ओके? ये सारी चीज़ें आपके साथ ठीक। ये देखो, जब क्या होता है ना, जब गर्म होता है, इंटेंस लो प्रेशर है, तो इंटेंस लो प्रेशर है तो इसकी इस जगह पर जो ट्रोपोस्फेयर में बनता है, 3 टाइप के, ट्रोपोस्फेयर से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक 3 टाइप के क्लाउड बनते हैं हमारे, और इसके ऊपर भी बनते हैं। तो क्योंकि ऊपर ओजोन लेयर बनती है तो वहाँ अलग टाइप के क्लाउड बनते हैं, फिर उसके ऊपर अलग टाइप के बनते हैं, तो ये हमारा हाइट के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। वैसे हमारे 10 टाइप्स के क्लाउड हैं टोटल, मतलब लोअर से लेके अपर तक के बीच में जितने क्लाउड्स मिलते हैं उन्हें 10 टाइप्स के हैं। जैसे ओर्नोग्राफी, ठीक है, तो ओरोग्राफिक क्लाउड, स्ट्रेटोग्राफिक क्लाउड,
ये क्लाउड, ऐसे क्लिनमस क्लाउड, ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, माउंटेनियस क्लाउड। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हाइट हम इसको 3 फेजेस में बाँटे हैं, फिर इसको अलग-अलग किया है। जब हमें एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो उसमें सारे क्लाउड आ जाएँगे वैसे। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। 2000 में जो रहेगा वो लोअर क्लाउड, जो इसके ऊपर जाएँगे 2000 टू बिटवीन 2000 एंड 4000 के बीच में रहेगा, तो वो होंगे मिडल क्लाउड। 4000 से 6000 के बीच में रहेगा तो वो रहेगा अपर क्लाउड। ठीक है? ये हमारा एक सीरीज़ है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे करना है। क्या नहीं हुआ? कहाँ पर गड़बड़ हुई? मतलब? हुँ, हुँ। हाँ, जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सैलिनिटी वहाँ ज़्यादा होगी। अब इवेपोरेशन जो है, वो पानी अगर कम है, तो इवेपोरेट तो ज़्यादा हो रहा है, बट वाटर ही कम है। तो मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए ना रेनफॉल के लिए। तो ये ट्रॉपिकल ज़ोन में रेनफॉल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी भी है। नंबर 1 वाटर की कमी, नंबर 2 बहुत ज़्यादा हीट नहीं है कि वाटर को ज़्यादा उठा पाए, बट इवेपोरेट धीरे-धीरे वो कर रहा होता है। तो धीरे-धीरे इवेपोरेट करने से ना ही रेनफॉल हो पा रहा है और ना ही वो वाटर नीचे हो पा रहा है, वो सूखता जा रहा है जगह। और जैसे वो सूखती जाएगी जगह, वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाएगी। आपके खेत में भी यही सेम सिचुएशन होती है। अगर आपके खेत में रेनफॉल हुआ या आपने इरिगेशन से वो अपने खेत को भर दिया, लैंड को भरा और वो अगर आपके वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत दिनों तक आप उसे वो ना करो और सिर्फ इवेपोरेट होता रहे, तो वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाएगी और फर्टिलिटी कम हो जाएगी। लेक्स में भी यही होता है। राजस्थान में लेक सांभर लेक क्यों मिलती है? क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होती है और वाटर कम है। तो वाटर कम होगा और उतना वाटर कम होगा तो मॉइस्चर उतना नहीं जाएगा कि रेनफॉल करा पाए। उतना वाटर ले ही नहीं पा रही, एयर जो ऊपर जा रही है ना, तो उतना वाटर कंज़्यूम कर नहीं पा रही। अपने साथ मॉइस्चर लेके नहीं जा पा रही। तो रेनफॉल भी नहीं हुई। वो जाते-जाते आधी रेनफॉल तो वैसे चली जाती है क्योंकि गर्म होगा तो चीज़ें वो हो जाएँगी, सॉक होंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी पानी कम होता जाएगा। काम पानी कम होता जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। लिमिटेड अमाउंट में होता है, चीज़ें मॉइस्चर देखो एक चीज़ें गर्म करो आप, पानी ज़्यादा होगा ना तो एयर के साथ मॉइस्चर ज़्यादा जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका पानी कम है, एयर के साथ मॉइस्चर कम जाएगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा हीट है, तो एयर के साथ ज़्यादा जाएगा, मॉइस्चर ये भी है। एयर हीट कम है, तो उतना ज़्यादा हीट नहीं कर पा रहा जितना हीट होना चाहिए। एकदम से वाटर उठाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। थोड़ा-थोड़ा हीट होगा, पानी गर्म बहुत रहेगा, लेकिन पानी उठ नहीं पाएगा। पानी गर्म होना और पानी को ले जाने में, दोनों में आपके टेम्परेचर का डिफरेंसेस होता है, अचानक से ज़्यादा गर्म करना। सपोज कि आप सिंपल सी बात करो कि एक धूप में रख दो पानी, एक आपने गर्म किया पानी। धूप में रखे हुए पानी में कभी भी एयर ऊपर नहीं ले जाता ज़्यादा, थोड़ा बहुत गर्म होता है सरफेस क्योंकि इतना ज़्यादा हीट नहीं होती, सरफेस थोड़ा गर्म होता है, बट पूरी तरीके से वो इतना गर्म नहीं होता कि एयर उसे ले जा रही है। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, नहीं होता। होगा भी तो थोड़ा-सा जाएगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन वही अगर गैस पे रखो गर्म करो, तो वहाँ पर एयर अपने साथ मॉइस्चर ले जाएगी। थोड़ी देर बाद कम भी कर दोगे तब भी चलता रहेगा उसमें क्योंकि एकदम से गर्म किया उसको। लो प्रेशर ज़्यादा बन गया वहाँ पर लो प्रेशर थोड़ा कम बन इसलिए इंटेंस लो प्रेशर की बात कही। जहाँ पर लो प्रेशर होगा, वहाँ सैलिनिटी बढ़ेगी, जहाँ इंटेंस लो प्रेशर होगा, वहाँ रेनफॉल हो जाएगी। सैलिनिटी बढ़ सकती है अगर रेनफॉल ना हो, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी जिसकी वजह से वो सैलिनिटी कम हो जाए। समझ आ रहा है? नहीं? वो भी काम करती है ना साथ में, दोनों काम करते हैं। वाटर कंटेंट भी काम करता है और साथ-साथ आपकी आपकी हीट टेम्परेचर की एक आने वाला, वो बाद में गर्म होता जाए वो अलग बात है, लेकिन कितनी ज़्यादा गर्मी से वो हो रहा है, कितना तेज़ है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद वहाँ लो प्रेशर कैसे क्योंकि धीरे-धीरे आएगा, गर्म होगा, तो लो प्रेशर धीरे-धीरे क्रिएट होगा। इंटेंस नहीं होगा वो।
ठीक है, ये भी डिपेंड करता है आपकी। सपोज धीरे से आपको कोई मारना शुरू करे, हर 2 घंटे में 1-2 झापड़ मारता रहे, आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। फटाफट मारना शुरू करे, आपका एकदम रेड हो जाएगा चेहरा और आपको गुस्सा आ जाएगा। सेम सिचुएशन है, तो आप उगलना शुरू कर दोगे, मतलब बारिश होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर मारोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आपको गुस्सा आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, सेम सिचुएशन है। और कोई डाउट ऑनलाइन में, किसी को डाउट? तो आपको 11:30 क्लास ये पहुंचना ही पहुंचना, लेट नहीं होना है, ठीक है, फिक्स टाइम पे। और आज क्लास इतनी, कल लेकिन ये क्लास आपकी 2.5 आवर पहुंच जाएगी। आज क्लास 2.5 आवर नहीं जाएगी, बट कल से ये 2.5 आवर ये पहुंचेगी क्लास। ओके, समझ आ रहा है? ओके, तो मिलते हैं कल। और डाउट है किसी को कोई? खुद भी बनाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। कोशिश करो कि अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन आओ। ऑनलाइन क्योंकि मज़ा आता नहीं उतना, ऑफलाइन आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप सभी ऑनलाइन, 1 जुलाई से हो रहा है ना ऑफलाइन? नहीं ये ऑफलाइन शुरू हो चुका है, 1 ईयर वाले तो आप आ जाओ, इसी से स्टार्ट करो, यही क्लास बाद में कन्वर्ट हो जाएगी उसमें जो हम पिक करेंगे। तो आप वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम की? 1 जनवरी लेके बैठे हो, बैठ जाओ इसमें, शुरू करो। यही असेसमेंट के बाद फिर हमारी क्लास वैसे हो जाएगी और यही क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी उस पर। एक्स्ट्रा फिर से अलग से नहीं क्लास शुरू होगी, यही क्लास उसमें ऑटोमेटिक बदल जाएगी जो हम बच्चों को अलग करेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस, समझ आ रहा है? बाय टुमारो सभी को कोशिश यही करनी है। और कोई डाउट? पहले तो ये है कि जो मैं पढ़ाऊँ उसे डिक्टेट करते जाओ, कोशिश करो कि अपनी लैंग्वेज में करो, और बेटर होता है। रीज़न उसका क्या है कि आपकी सोच बढ़ती है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है, आंसर राइटिंग स्किल बढ़ती है, ठीक है, राइटिंग स्किल बढ़ती है। नंबर 2, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत कहोगे तो मैं डिक्टेट करा दूंगा, अदरवाइज क्लास नोट्स भी आपको दे दूंगा। दैट्स इट, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। बस आप अगर खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी, उस पर समझ बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा होगा नहीं, बट समझ बढ़ेगी, फिर आप पूछेंगे तो चीज़ें बदलती जाएंगी। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ये सारी चीज़ें बदलेंगी। तो हम फिर मिलें कल। कल ये तो वो वीडियो उसमें अवेलेबल है। अब 15 मिनट वाली पहले की चीज़ अब बाद में नहीं आ सकती ना, फर्स्ट कम फर्स्ट, वो मैंने बता दिया पहले, आपको पूरा देखना पड़ेगा, है ना। या तो फिर ऐसी मशीन बनी नहीं कि मैं फिर से, वही है, रिकॉर्डिंग क्लास ही हो सकती है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अमृतसर ब्रांच वालों ने 1 जुलाई से आने के लिए बोला है। नहीं, अमृतसर का नहीं, यहाँ का मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ का बेटा, अमृतसर का नहीं है, चंडीगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं आपसे हम, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल से ऑफलाइन क्लासेस का शुरू कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मैक्सिमम लगाओ आप। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।